मैं इस लेक्चर को साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड भी करूँगा, तो ये रिकॉर्ड जो मैं करूँगा ये आपको इसकी रिकॉर्डिंग में अवेलेबल करा दूँगा, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एथिक्स का फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यूनिट। बेसिक से डिस्कस करेंगे, जल्दी से एक बार रिवाइज हो जाएगा। डेफिनीशन आपको पहले से पता है, ज़्यादातर चीज़ें आपने लिख भी रखी होगी। हमें पता है कि जो एथिक्स है वो ग्रीक वर्ड इथोस से डिराइव किया गया है। अब पेपर में बहुत सारे लोगों ने इथोस की स्पेलिंग गलत लिख रखी है, इथोस की जगह पता नहीं क्या लिख रहे थे वो लोग। तो ग्रीक वर्ड इथोस से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है कैरेक्टर। सिंपल सी बात है, कैरेक्टर या जितने भी अच्छे वर्ड्स हो सकते हैं वो सारे के सारे से रिलेट करते हैं। इथोस का मतलब बढ़िया चीज़ें करना। तो वर्ड एथिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड इथोस से डिराइव किया गया है। ज़्यादातर इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स वो लैटिन या ग्रीक वर्ड से लैंग्वेज से डिराइव किए गए हैं। आगे क्या कह रहा है? एथिक्स इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिटरमाइनिंग गुड एंड बैड और राइट एंड रॉन्ग मॉरल बिहेवियर। मतलब एथिक्स हमें ये बताता है, एथिक्स की स्टडी के बाद हमें ये पता चलता है कि हम अपनी पर्सनल लाइफ में या हम बिजनेस में जो चीज़ें कर रहे हैं वो सही है या गलत है। सिंपल सी चीज़ है ये। तो एथिक्स हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? ग्रेजुएशन लेवल पे या अभी सिविल सर्विसेज में एथिक्स बहुत ज़्यादा हैवी वेट कर दिया गया है, और जितने भी बढ़िया लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें एथिक्स को बहुत हैवी वेट कर दिया गया है। और क्वेश्चन वो ऐसे पूछते हैं, वो हो सकता है सब्जेक्ट किसी और सब्जेक्ट को बिलोंग करता हो, बट लेकिन उसमें एथिक्स इन्वॉल्व रहती है। क्योंकि अगर एथिक्स आप बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे तभी आप अपने बिजनेस को अच्छे तरह से चला पाएंगे, तभी आप एक अच्छे एम्प्लॉय साबित हो पाएंगे, तभी आप एक अच्छे होम मेकर साबित हो पाएंगे, तभी एक अच्छे पेरेंट साबित हो पाएंगे। आप जो भी काम करेंगे अपनी पर्सनल लाइफ में आने वाले समय में, वो आप अच्छी तरीके से तभी कर पाएंगे अगर आपको ये पता है व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या करने से ज़्यादा जरूरी है क्या नहीं करना जानना। अगर आपको ये पता है कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी है, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत सक्सेसफुल होंगे लाइफ में। और सबको ये ज़्यादातर चीज़ें पता होती है हमें क्या नहीं करना चाहिए, बट लेकिन उसको इंटेंशनली फॉलो नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आप चीज़ें अच्छे करने की कोशिश करते हो तो उसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस लगता है, थोड़ा एफर्ट लगते हैं। जैसे टाइम से क्लास में आना, प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनना। अब कुछ लोग क्या है, टाई पहनने में टाइम लग रहा है, शेप बनाने में, अब से शक्ल देख के ऐसा लग रहा है कि डाकू अंगुली माल आ गया है क्लास में, प्रॉपर शेव नहीं करी, प्रॉपर बाल नहीं सही ढंग से बनाए हैं, हेयर ऑयल नहीं इस्तेमाल किया है, जूते लग रहे हैं कि 1 महीने से पॉलिश नहीं। सबको पता है कि ये करना है बट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा एफर्ट लगता है। तो जो लोग ये कर रहे हैं उनको देख के हमें ये पता चल जाता है कि इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किए हैं अपने आप को बेहतर करने के लिए। क्योंकि अगर आप बाकी भीड़ से आगे निकलना चाहेंगे तो आपको अच्छे से ड्रेसअप होना पड़ेगा, आपको अपनी लैंग्वेज पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा अपने भाषा पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो टीचर से तो जनरली सभी अच्छे से ही बात करते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जो टीचर से अच्छे से बात नहीं करेगा, लेकिन आपस में भी अच्छे से बात करनी है, वो ज़्यादा जरूरी है। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कौन सी चीज़ों से? खराब चीज़ों से। तो खराब चीज़ों से सेक्रीफाइस करने तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप इसको इस तरह से समझें कि अगर आपको कुछ चीज़ों से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और वो चीज़ें कौन सी हैं? अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा किससे? कोल्ड ड्रिंक से, कॉफ़ी से, चाय से, जंक फूड से। तो ये तो अच्छी बात है, पैसे भी बच रहे हैं, स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है। अगर आपको क्लास में या ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा एम्प्लॉय या अच्छा स्टूडेंट बनना है तो आपको किस चीज़ से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? टाइम वेस्ट करने से। आपको डिसिप्लिन होना है, आपको गड़बड़ चीज़ें नहीं बोलनी है, अपने लैंग्वेज पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने ड्रेसिंग सेंस को बढ़िया करना पड़ेगा। तो अच्छी चीज़ है ना। तो यानी कि जब कभी भी हम एथिक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं एज ए इंडिविजुअल, एज अ पेरेंट, एज ए एम्प्लॉय, एज ए स्टूडेंट, एज अ CEO ऑफ द कंपनी, हमारी सारी चीज़ें बढ़िया होती चली आती। इसीलिए गवर्नमेंट ने इस समय एथिक्स को बहुत ज़्यादा फोकस करके रखा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने बोला था मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। यानी क्या है? ये एथिकल प्रैक्टिसेस ही है। सबका साथ सबका विकास, ये क्या है? एथिकल प्रैक्टिसेस। मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कोशिश करना, मेक इन इंडिया पे काम करना, अपने कंट्री को आगे लेके जाना, लोगों को फूड सब्सिडी देना, फ्री में खाना पहुंचाना उन लोगों के पास जिनके जो लोग
को इसकी बहुत ज़्यादा नीड है। तो ये सब सारी प्रैक्टिसेस क्या है, एथिकल प्रैक्टिसेस हैं। तो किसी भी प्रोफाइल पे, किसी भी सेक्टर में अगर आप रहते हुए एथिकल प्रैक्टिसेस करेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत सफल होंगे। हमें पता है, प्राइम मिनिस्टर का एग्जांपल ले सकते हैं कि सेकंड टर्म में जब उनको इलेक्ट किया गया तो फर्स्ट टर्म से ज़्यादा मेजॉरिटी आई, जबकि उन्होंने बहुत सारे गलत डिसीजन भी लिए थे, जैसे कि डिमोनेटाइजेशन होना, जीएसटी को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट ना करना, अच्छे से इम्प्लीमेंट ना होना, लेकिन फिर भी उनको लोगों ने ज़्यादा मेजॉरिटी के साथ बुलाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे करी थी जो लोगों को बहुत काम आई, जिससे लोगों को बहुत हेल्प मिली। ठीक है, तो यानी कि आप भी अगर अपनी पर्सनल लाइफ में एथिक्स को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप भी ग्रो करते चले जाएंगे, हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो एथिक्स बेसिकली हमें ये बताता है कि क्या सही है, क्या गलत है। अब हम लोग जो अभी तक बात कर रहे थे, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स की बात कर रहे थे, कुछ पॉइंट्स और इसमें देख लेते हैं। अगर हम लोग एथिक्स को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इससे क्या होता है, आपका एरर कम होता है, आपस में कोऑपरेशन बढ़ता है, लोगों से बातचीत करना अच्छा हो जाता है। जब आप लोगों से मृदुभाषी होंगे, पोलाइट होकर बात करेंगे, अच्छी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, रफ नहीं रहेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, तो लोग आपसे दोस्ती करना पसंद करेंगे, आपका फ्रेंड सर्किल बढ़ेगा। और आप लोगों ने सरकार मूवी देखी होगी, उसमें अमिताभ बच्चन साहब क्या कहते हैं, सरकार जोड़ने से बनती है, तोड़ने से नहीं। तो आप जितने ज़्यादा, आपका इन्फ्लुएंस सर्किल जितना बड़ा होगा, प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है, जिसको सबसे ज़्यादा लोग सुनना पसंद करते हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। किसी टीम का कैप्टन कौन बनता है, जिसको सबसे ज़्यादा लोग सपोर्ट करते हैं। किसी ग्रुप का लीडर कौन बनता है, जिसको सबसे ज़्यादा लोग सपोर्ट करते हैं। किसी ऑर्गेनाइजेशन में सीईओ कौन बनता है, जो सबसे ज़्यादा एलिजिबल होता है और लोग उसको सपोर्ट करते हैं। तो यानी कि अगर आपका इन्फ्लुएंस सर्किल बड़ा होगा, इन्फ्लुएंस सर्किल तभी बड़ा होगा जब आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होगी। ये मैं नहीं कह रहा कि आपको ब्रांडेड कपड़े या महंगे कपड़े पहनने हैं, आप जो भी पहन रहे हैं वो साफ होना चाहिए और प्रॉपरली प्रेस किया हुआ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। आपको मैं नहीं कह रहा कि आपको अरमानी, वर्साचे, गुच्ची के सूट पहनने हैं, आपको बहुत महंगे कोई फुटवेयर्स पहनने हैं। आप 200-300 रुपए के फुटवेयर पहन सकते हैं, आप 400-500 रुपए की शर्ट पहन सकते हैं, 200-300 की भी आती होगी, लेकिन वो साफ होनी चाहिए और प्रॉपरली आयरन करी हुई होनी चाहिए। आपको किसी से बात करने के लिए जरूरी नहीं है, या किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, किसी से दोस्ती करने के लिए जरूरी नहीं कि आप फरारी से आएंगे तभी आपकी दोस्ती हो पाएगी। अगर आप अच्छे से बोल लेते हैं, आप स्किलफुल हैं, आप नॉलेजेबल हैं, तो लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। हम हमेशा उन्हीं लोगों से दोस्ती करना पसंद करते हैं जिनके पास स्किल्स होती हैं, जिनका इन्फ्लुएंस होता है, जिनके साथ लोग चलते हैं, हम उनके साथ जुड़ना पसंद करते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर हम एथिक्स को अपनी पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। मॉरल सोशल वैल्यूज़ तो प्रमोट होती हैं, डिसीजन मेकिंग बढ़िया हो जाती है। जब हम एथिक्स को इस्तेमाल करके कोई डिसीजन लेते हैं तो हमारी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होती है। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कुछ बताना चाहे, कोई डिस्कस करना चाहे? प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स के बारे में हम लोग ने क्लास में बात करी है पहले भी। पहला प्रिंसिपल ऑफ डूइंग गुड और बेनिफिसेंस, मतलब हमें हमेशा अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए, दूसरों को लाभ पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। अभी जनरली बहुत सारे टीचर्स को भी मैंने ऐसा कहते सुना है, और बहुत सारे अच्छे समझदार लोगों को भी ऐसा कहते सुना है कि इंडिया में एथिक्स के साथ बिजनेस नहीं किया जा सकता है, या आप लाइफ में एथिक्स को फॉलो करेंगे तो आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। मतलब उनका ये मानना है कि जब तक वो करप्शन नहीं करेंगे, जब तक वो चोरी चकारी नहीं करेंगे, जब तक वो झूठ नहीं बोलेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि जो सबसे ज़्यादा एथिकल होता है वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। कोई भी ऐसी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ग्रुप, सोसाइटी, इंडिविजुअल बहुत लंबे समय तक झूठ बोल के, करप्शन करके टिक नहीं सकता। अगर शुरुआत में वो कुछ करप्शन करके, कहीं से कुछ फायदा करके, किसी को उल्लू बना के, हो सकता है थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो जाए, बट लॉन्ग टर्म में नहीं चलेगा। आपने अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहा है, आपको अमीर बना रहा है, बट आपके कस्टमर्स को उतना फ़ायदा नहीं हो रहा, वैल्यू फॉर मनी नहीं प्रोवाइड कर रहा है, या वो उस तरह के फीचर्स नहीं दे रहा है, ठीक है, या उस तरह की ब्रांड वैल्यू डिलीवर नहीं कर पा रहा है, तो आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। 10 साल, 20 साल, 50 साल और 100 साल सिर्फ वही कंपनियां चल पाती हैं
जो एथिक्स को फॉलो कर रही होती हैं हर पैरामीटर में, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी, एडवर्टाइजिंग में भी, अपनी एम्प्लॉय रिटेंशन पॉलिसी में भी। टेक्नोलॉजी की कंपनी थी, सत्यम स्कैम का नाम सुना होगा आप लोगों ने। वो बहुत अच्छी कंपनी थी, इंडिया की टॉप 5 कंपनियों में से आती थी, आईटी कंपनियों में से। लेकिन वो अच्छी कंपनी को ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए उसके जो सीईओ थे वो सोच रहे थे कि हम और पैसा कमा लें, और अमीर हो जाएं, और स्टॉक प्राइस बढ़ा लें। वो क्या करते थे, प्राइस वाटरहाउस कूपर की हेल्प से, ऑडिटर्स की हेल्प से अपनी बैलेंस शीट को मैनिपुलेट करते थे, गलत उसमें प्रॉफिट दिखाते थे। जिसका नतीजा ये हुआ कि जैसे ही ये खबर पता चली कि सत्यम जो है वो स्कैम कर रहा है, वो मैनिपुलेट कर रहा है अपनी बैलेंस शीट को, 600 रुपए का शेयर 6 रुपए का हो गया, 99% वेल्थ इरोड हो गई विद इन फ्यू आवर्स। अगर वो बैलेंस शीट को मैनिपुलेट ना करते, एथिकली चलते रहते, तो हो सकता है वो शेयर 600 रुपए का नहीं होता, 300 का होता, 400 का होता, 100 रुपए का होता, 6 रुपए का तो नहीं होता ना। और जितने लोग उसमें काम कर रहे हैं वो भी हंसी खुशी काम करते रहते हैं, जिनको जो इन्वेस्टर है उनको रीजनेबल रिटर्न्स बनते रहते हैं। लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा तेजी से रिटर्न बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में सभी लोगों को बर्बाद कर दिया। हजारों लाखों लोग जो उससे जुड़े थे, उसके हजारों लाखों इन्वेस्टर्स जिनकी बहुत हार्ड अर्न मनी पैसे लगे थे उसमें। 600 रुपए का शेयर अगर 6 रुपए हो जाएगा तो क्या करेगा। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ा सदमा लगा था। कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया, कुछ लोगों ने आत्महत्या, बहुत नुकसान हुआ और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। जितने सारे एम्प्लॉय काम करते थे उनकी नौकरी पे संकट आ गया। लाखों लोगों की, अब जैसे विप्रो है, विप्रो में 1.5 लाख लोग काम करते हैं, टीसीएस में 5 लाख लोग काम करते हैं। अब कल ये समाचार मिले कि विप्रो बंद हो गई, इन्फोसिस 1.5 लाख लोग काम करते हैं। तो इन्फोसिस या टीसीएस अगर बंद हो जाएगी तो वो 4-5 लाख लोग तो वो हैं, और उनसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली 4-5 पर्सन हर इंडिविजुअल से जुड़ा हुआ है। अगर एक अर्निंग मेंबर है तो उसके घर में भी तो बीवी बच्चे माँ बाप होंगे उसके, जो उसी पे डिपेंड कर रहे हैं, उसी की अर्निंग पे। तो इस तरह से 25-30 लाख की पॉपुलेशन जो है वो इफेक्टेड हो जाएगी। तो इसलिए अगर हम लोग अच्छा काम करते हैं अपने बिजनेस में, अपने डे टू डे की लाइफ में, तो वो इंसान बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। तो अगर कोई भी कंपनी एथिक्स को फॉलो करती है तो डेफिनेटली वो लंबा चलेगी। टाटा ग्रुप इसका एग्जाम्पल है, बिरला इसका एग्जाम्पल है, HUL इसका एग्जाम्पल है, नेस्ले ग्रुप इसका एग्जाम्पल है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल इसका एग्जाम्पल है, फोर्ड मोटर्स हो गया, वॉक्सवैगन ने तो कुछ गड़बड़ी करी थी, उसका उनको पनिशमेंट भी मिला, टोयोटा हो गया, होंडा हो गया, मारुति सुजुकी हो गया। ये लोग एथिक्स को फॉलो करते हैं। अगर उनकी गाड़ियों में कोई चीज़ गड़बड़ होती है तो अपनी गाड़ियों को रिकॉल करते हैं और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करके वापस करते हैं। नेस्ले मैगी में प्रॉब्लम आई थी तो नेस्ले मैगी ने क्या किया था, उसको कम रेट पे बेचा नहीं था, उसको सारी की सारी मैगी को जो बची हुई थी उसने ACC की जो सीमेंट बनाने की फर्नेस है उसमें जाके डलवा के जला डाला। उसमें लेड का प्रॉब्लम आया था कि उसमें लेड ज्यादा मिल रही थी, तो उसने वो सारी की सारी मैगी को भट्टी में जला डाला। वो करोड़ों रुपए का माल था, चाहता तो औने पौने दाम पे बेच के कुछ पैसे कमा लेता, लेकिन नेस्ले ने ऐसा नहीं किया, सब माल को जला डाला। सीमेंट बनाने की बहुत बड़ी बड़ी वो लगी होती थी, भट्टियां होती हैं, फर्नेस, उसमें डाल के जला दिया। तो जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो इसी तरह से काम करती हैं कि क्या उनके एम्प्लॉय के लिए अच्छा है, क्या उनके कस्टमर के लिए अच्छा है, और वो कभी बहुत ज़्यादा प्राइस को बढ़ाने की कोशिश नहीं करती, वो हमेशा रीजनेबल रेट पे। जैसा पार्ले जी है, 5 रुपए पे ही बिस्किट देने की कोशिश करता है। मैं नेस्ले मैगी का भी 5 रुपए और 10-12 रुपए का पैकेट आता है। 5 रुपए वाला भी आता है ना, अभी भी छोटा वाला एक आता है 5 का, अब आता है, अभी भी आ रहा है शायद, आई थिंक 6 का हो गया है, ठीक है, 5 का 6 का हो गया, क्योंकि वो फिर मैनेज नहीं कर पा रहे होंगे। और बड़ा वाला 12 या 14 रुपीज़ का है, पार्ले का 5 का ही है। जैसे डव है, उसको प्रीमियम कैटेगरी का प्रोडक्ट माना जाता है, लेकिन डव क्या करता है कि वो 1.5 रुपये का पाउच भी देता है, ठीक है, ताकि गरीब लोग भी उसका इस्तेमाल करके। सर्फ को जो है प्रीमियम सेगमेंट का प्रोडक्ट माना जाता है, सर्फ, एरियल, टाइड तो नहीं, टाइड तो मिडिल क्लास के लिए होता है, तो सर्फ और एरियल को प्रीमियम प्रोडक्ट, फिर भी वो 5 या 10 रुपए का पाउच भी देते हैं, जो कि कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो इस तरह से जब आप प्रिंसिपल ऑफ डूइंग गुड या बेनिफिसेंस पे काम करोगे, दूसरे को बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश करोगे, तो आपकी अपने आप तरक्की होगी। टाटा ग्रुप इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। हमेशा वो कोशिश करता है दूसरे को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, और उसकी खुद की नेटवर्क बढ़ती रहती है।
वो 65% चैरिटी कर देता है, फिर भी उसकी वेल्थ बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। देखिए ये वाली केस स्टडी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक बार जॉनसन एंड जॉनसन के ऊपर भी आया था। तो ये क्या होता है कि हर एक कंट्री के अपने अपने नॉर्म्स होते हैं, अपने अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, अपने अपने पैरामीटर होते हैं। आपने देखा होगा कोविड हुआ था तो सबसे ज़्यादा मौतें कहाँ हुई थी? यूरोप एंड अमेरिका में। इंडिया में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में कंपैरेटिवली बहुत कम था, डेथ रेट बहुत कम था। और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में तो आप चले जाओ तो आपको पता ही चलेगा कि कोविड प्रोटोकॉल क्या होता है। ना कोई मास्क पहने था, ना कोई प्रोटोकॉल था, ना कोई लॉकडाउन लगाया था उन्होंने। तो आप ये सोचो कि वो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, उनकी इम्यूनिटी पहले ही ख़राब है, उनकी मैक्सिमम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ओल्ड एज की तरफ जा रही है, एवरेज एज उनकी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे क्या चीज़ें, उन्होंने अपने पैरामीटर बहुत ज़्यादा हाई बना रखे हैं, स्टैंडर्ड बहुत टफ कर रखे हैं। हमारे यहाँ हो सकता है जो मिनरल वाटर बिकता हो उसको वहाँ पे लेके जाएंगे तो वो वहाँ फेल हो जाएगा, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग के लिए वो सेफ है। तो हर एक कंट्री के अपने अपने पैरामीटर्स होते हैं कि उनकी वहाँ के लोगों की इम्यूनिटी कितनी है, वो कौन सी चीज़ को परमिट कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं। तो अगर डव या जो भी प्रोडक्ट है, जॉनसन एंड जॉनसन है, उसमें इंडिया के जो स्टैंडर्ड हैं उसको अगर ब्रीच कर रहा होगा तो वो यहाँ पे एक्शन ले लेंगे। हो सकता है वहाँ पे कोई प्रोडक्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि एक बैच बनाया जाता है, उस पर्टिकुलर बैच की चीज़ों को वापस ले लेते हैं सारी, यानी जो सेल्फ पे रखी है, जो नहीं बिकी वो भी उन्होंने वापस ली और सब जला डाला सामान को। ठीक है, तो ये कंपनियां करती हैं कि अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम होती है तो वो सारा नुकसान खुद बियर करती हैं। ये नहीं कि जब चल गया चलो बिक तो जाएगा ही, हमारा प्रोडक्ट का नाम इतना अच्छा है कोई ना कोई तो खरीद ही ले जाएगा। अब समझो जब मैगी बैन हुआ था इंडिया में, उस समय भी लोग मैगी ढूंढ ढूंढ के खा रहे थे। हम लोग ढूंढ रहे थे कि कोई बची पड़ी है क्या, तो अगर वो बेच रहे होते बैक डोर से तो तब भी बिकती, लेकिन उन्होंने खुद ही बेचना बंद कर दिया कि जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक नहीं बेचेंगे, जला डाले प्रोडक्ट्स अपने। तो अगर उस देश में वो ये जो अच्छी कंपनियां हैं उनके अगर पैरामीटर अलाउ करेंगे तो वो बेचेंगे, अदरवाइज नहीं बेचते हैं फिर। तो हो सकता है इंडिया में थोड़ा सा ढील हो, इंडियन लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी बेटर होती है, जो भी है, हमारे उतने स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स नहीं है। और अगर आप जो बगल में हम लोग समोसा खाते हैं उसको लैब में टेस्ट कर लिया जाए, या जो हम लोग पानी पीते हैं ये वाला नलों पे जो आता है उसको अगर टेस्ट कर लिया जाए और या यूरोपियन को पिला दो तो वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे उसमें पेस्टिसाइड निकल आएंगे, उसमें बहुत सारे केमिकल्स निकल आएंगे खतरनाक से, लेकिन इंडियंस को नहीं फ़र्क पड़ता है। अब मैं आपको बताऊं कि मेरे यहाँ आरओ का इस्तेमाल नहीं होता है और बचपन से हम लोग वो जो नल की सप्लाई का पानी है वही पीते हैं। और मैंने अभी जब बच्चे छोटे थे उस समय मैंने वो प्योरेट वाला और जो टाटा स्वच्छ वाला जो नॉर्मल वाला फिल्टर है वो लगाया। और मेरी दादी 88-89 ईयर की एज की थी, उन्होंने कभी फिल्टर का पानी ही नहीं पिया, डायरेक्ट नल के सप्लाई वाला पानी पिया उन्होंने, कभी बीमारी नहीं हुई। डॉक्टर के पास वो कब गई थी मुझे पता ही नहीं है। ये सब डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है और प्लस आपके देश के पैरामीटर्स कैसे हैं। ठीक है, तो उनको फॉलो करना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट हार्म। अब देखिए, हाँ मैं ये मान सकता हूँ इस पॉइंट को समझने के लिए कि अगर आप बिजनेस करने जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो एनवायरनमेंट को, कुछ ना कुछ सोसाइटी को नुकसान होगा, लेकिन आपको करना क्या है, लीस्ट हार्म करने की कोशिश करनी है। अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो पानी खर्च होगा, तो पानी खर्च करना तो एक तरह से नुकसान कर रहा है, लेकिन पानी तो खर्च होगा ही। लेकिन आपको क्या करना है, अगर पानी में कोई केमिकल मिला तो आप उसको ट्रीट कर दीजिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा दीजिए, और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के बाद जो पानी निकलता है उसको ही गंगा में या नदी में या नहरों में छोड़ें। अगर आपको कहीं पे कोई प्लांट लगाने की कोशिश हो रही है, उससे पोल्यूशन हो रहा है, तो आप कोशिश करिए कि मैक्सिमम पोल्यूशन को मिनिमाइज करें। चिमनी अगर कोई लगी हुई है तो उसको बहुत ऊंची चिमनी लगाएं ताकि उसका जो धुआं है वो सोसाइटी में ना जाए, जितनी ज़्यादा ऊंची होगी ऊपर निकल जाएगा। आप केमिकल्स का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोशिश करिए कि कम हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल करें, या ऑर्गेनिक तरीके से अगर काम चल जाए तो बहुत ही अच्छा है। इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है उससे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, क्योंकि उसमें यील्ड कम हो जाती है और उसको वो करना थोड़ा महंगा होता है। तो मतलब हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना कम से कम हम सोसाइटी को या एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि करेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा। अब आप गाड़ी चलाएंगे तो धुआं निकलेगा, भले आप ईवी चला रहे हो
तो अगर आप ईवी भी चला रहे हैं तो उससे भी तो आपने उसको कहीं ना कहीं चार्ज किया होगा। तो चार्ज किया है तो जो बिजली आ रही है वो कहाँ से आ रही है? इंडिया में 75% बिजली कैसे बनती है? थर्मल प्लांट से बनती है। थर्मल प्लांट को कैसे चलाते हैं? कोयला जला के। कोयला जला रहे तब भी तो पोल्यूशन हो रहा है। तो आप सोचे कि ईवी चला रहे हैं तो पोल्यूशन नहीं हो रहा, उससे भी पोल्यूशन हो रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली कम हो रहा है। अगर आप फॉसिल फ्यूल से, डीजल पेट्रोल से चलाओगे उसकी तुलना में ईवी को चलाओगे तो थोड़ा कम हो रहा है। अब हमें करना है क्या? सोलर पैनल्स को ज़्यादा इस्तेमाल करना है, या अपने घर के छत पे भी सोलर पैनल लगा लें तो उससे हमारा बिजली का बिल कम हो जाएगा और 5 साल या 3 साल के अंदर उसकी कॉस्ट निकल आएगी, इतना बिजली का बिल बचा देगा। उसके बाद वो फ्री हो जाएगा और 25-30 साल तक वो आपको सेवा देता रहेगा। तो हर एक को जिसके घर पे भी छत पे धूप आती है तो उसको सोलर पैनल लगानी चाहिए। उससे क्या होता है? सेट का काम भी करेगा, धूप भी नहीं आएगी और प्लस आपको बिजली भी फ्री में मिलने लगेगी काफ़ी हद तक। तो ये सब सारी चीज़ें अगर करेंगे तो फायदा होगा ना। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टार्म, इसीलिए क्या होता है जो बड़े होटल्स होते हैं उनके छत पे रूफ टॉप लगे रहते हैं, सोलर पैनल्स लगे रहते हैं और वो अपना इंटरनल वेस्ट मैनेजमेंट का प्लांट भी लगा लेते हैं। जैसे कि बहुत सारी शुगर मिल्स हैं, वो क्या करती हैं? अपनी बिजली खुद बनाती हैं। तो वो लोग कोशिश करते हैं कि इस इन्वायरमेंट को जितना कम से कम वो नुकसान पहुंचाए उतना अच्छा है। प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ ऑटोनॉमी, ठीक है, हर एक की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। अननेसेसरी बहुत सारे लोग होते हैं कि किसी की पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा दखलंदाजी करते हैं। कभी कभी कोई आंटी है, क्या कर रहे हो, अच्छा कौन सा है, कौन सी कोचिंग जा रहे हैं, कौन सा है, वो कौन था, वो कौन सी लड़की थी, वो कौन सा लड़का था, तो तुम किसके साथ घूम रहे थे ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी इंटरफियर करते हैं। हो सकता है वो मेरी सिस्टर के साथ घूम रहा हो बेचारा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें लोग करते हैं। तो हमें दूसरे की स्वतंत्रता का ख्याल रखना चाहिए और साथ ही साथ हमें डेकोरम का भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम क्लास में बैठे हैं तो अब कुछ लोग क्लास में भी बैठने का तरीका उनको बताना पड़ता है। तो ये दोनों तरफ से है, ठीक है। तो हमें हमेशा इंस्टीट्यूशन की ऑटोनॉमी का भी ख्याल रखना है और इंस्टीट्यूशंस को और जो दूसरे लोग हैं उनको भी इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी का ख्याल रखना है, ठीक है। गवर्नमेंट अगर किसी बिजनेस में बहुत ज़्यादा टांग अड़ाने लगेगी तो बिजनेस चल ही नहीं पाएगा। जैसे पहले क्या था, लाइसेंस राज था, तो जब लाइसेंस राज था तो हमारी इकॉनमी पैरालाइज हो गई थी और स्थिति हो गई थी कि जैसे अभी पाकिस्तान की स्थिति है, बांग्लादेश की स्थिति है, श्रीलंका की स्थिति है, वैसे इंडिया की हो गई थी। 5-7 दिन के लिए हमारे पास फॉरेक्स बचा था कि 5-7 दिन बाद पेट्रोल खत्म हो जाएगा और पैसे भी नहीं है खरीदने के लिए। पैसे मतलब डॉलर नहीं है, फॉरेक्स नहीं है, विदेशी मुद्रा नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज में उन्होंने लाइसेंस लगा रखा था, किसी भी विदेशी निवेशक को आने नहीं देते थे, इकॉनमी को क्लोज कर दिया था। तो अगर इस तरह से अगर आप करेंगे तो फिर इकॉनमी चलेगी नहीं। तो आपको लिबरलाइज होना पड़ेगा, लिबरल होना पड़ेगा, दूसरे की स्वतंत्रता का भी सम्मान रखना। आपने रूल्स रेगुलेशन बना दिए, अब उसके हिसाब से कंपनियों को फ्री होकर काम करने दीजिए। इसीलिए इंडिया की इकॉनमी जो है मिक्स्ड इकॉनमी है। पहले सोशलिस्ट थी, फिर कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का मिक्सचर है, ठीक है, कि जिसको बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योर्स भी फ्री है और गवर्नमेंट भी हेल्प करती है लोगों को, सब्सिडी देती है, खाना देती है, राशन देती है, बिजली पे सब्सिडी देती है, सब क्या करती है, फ्री एजुकेशन देती है, फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज देती है। ये क्या है? ये सोशलिस्ट मॉडल है। और अडानी, अंबानी, बिरला, टाटा ये भी फ्लरिश हो रहे हैं। तो ये क्या है? ये कैपिटलिस्ट मॉडल है। दोनों का मिक्सचर है इंडिया में, ठीक है। इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन? तो हमें हमेशा दूसरों की स्वतंत्रता का ध्यान रखना चाहिए, अननेसेसरी किसी को परेशान नहीं करना है, अपने काम से काम रखना है। जस्टिस एंड फेयर प्ले, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड पहुंचानी चाहिए। अब जैसे कि कुछ चीज़ों में जस्टिस नहीं हो रहा है, जैसे रिलायंस क्या है, टेलीकॉम पे भी उन्होंने कब्जा कर रखा है। कैसे किया उन्होंने? उनके पास बहुत सारा कैश था, उन्होंने कैश बर्न कर दिया। 1 साल तक फ्री में डेटा और अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड वॉइस दी है। कोई कंपनी दे सकती है ऐसा? तो उन्होंने क्या किया, पूरे टेलीकॉम मार्केट को कैप्चर कर लिया। ऑयल मार्केट ऑलरेडी उनके पास है, रिलायंस का काम ही ऑयल का है। कपड़ों का मार्केट ऑलरेडी उनके पास है, जगह जगह उन्होंने रिलायंस ट्रेंड खोल रखे हैं और विमल और पता नहीं कितने कितने अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं उनके पास जिसकी वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो वो मैन्युफैक्चरर भी है, रिटेलर भी हैं। प्लस उन्होंने अब जगह जगह स्टोर्स खोल दिए, रिलायंस स्मार्ट पॉइंट। तो जो ग्रोसरी शॉप है, किराना दुकानें हैं, जो छोटे छोटे मोटे पंसारी की दुकानें, वो भी परेशान हो गए। क्योंकि अगर आपके हर एक मोहल्ले में एक रिलायंस का स्टोर खुल जाएगा तो वही तो मैं कह रहा हूँ, यानी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ये क्या है? अनजस्टिस है। इसमें क्या लिखा है? जस्टिस एंड फेयर प्ले।
तो अगर कोई कंपनी ऐसा कर रही है, गवर्नमेंट अलाउ कर रही है, तो ये फेयर प्ले नहीं हो रहा, उसको क्या है, एज मिल रहा है, उसको एडवांटेज मिल रहा है, तो उसने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया। अब जैसे बहुत पहले रिलायंस फ्रेश आया था यूपी में, और रिलायंस के स्टोर आए थे, पेट्रोल पंप आए थे, तब मायावती जी का शासन था, तो मायावती ने अलाउ नहीं किया था, सारे रिलायंस फ्रेश बंद हो गए थे और सारे रिलायंस के पेट्रोल पंप बंद हो गए थे यूपी से, यूपी में उन्होंने अलाउ नहीं किया था। तो उससे हुआ क्या, इससे रिलायंस को करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ था उस समय। उन्होंने इतने बड़े बड़े स्टोर्स खोले और सब बंद हो गए, बंद करने पड़े फोर्सफुली, क्योंकि गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही थी। कहते तुम ही सब्जी बेचोगे, तुम ही फ्रूट्स बेचोगे, तो ये जो सब्जी भाजी की दुकान लग रही है, जो मच्छी बाजार लगता है, ये जो वेजिटेबल मार्केट लगती है, इनका क्या होगा, इन गरीब किसानों को कौन पूछेगा फिर? क्योंकि अगर सारी चीजें रिलायंस ही बेचने लगेगा तो जो छोटे दुकानदार है वो क्या करेंगे? अब क्या है, हम लोग रिलायंस सब्जी खरीदने नहीं जाते हैं, हो सकता है हम कुछ और खरीदने गए, और जैसे मॉल गए तो मॉल में हम गए मूवी देखने के लिए, अब मूवी देख के निकले तो वहीं खाना भी खा लिया, फिर उसके बाद लगा चलो अच्छा सामान भी खरीद लेते हैं, अब कौन अलग से दुकान जाएगा, फिर सामान खरीदने के देखा सब्जी भी रखी है, कल सुबह ऑफिस जाने के लिए टिफिन भी बनाना है, तो सब्जी भी खरीद ली गई। तो इस तरह से बाकी सारे लोगों का तो खेल ही खत्म हो गया। अब वो ना बेचारा कपड़े बेच पा रहा है, ना वो सब्जी बेच पा रहा है, ना फ्रूट्स बेच पा रहा है, ना वो ग्रोसरी के आइटम बेच पा रहा है, तो बाकी लोग क्या करेंगे? तो ये क्या है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इसीलिए इंडिया ने अभी तक वॉलमार्ट को इंडिया में अलाउ नहीं किया है, क्योंकि अगर वॉलमार्ट को इंडिया में अलाउ कर देगी तो वो तो रिलायंस का भी बाप है, रिलायंस तो कुछ नहीं है उसके सामने। वॉलमार्ट के स्टोर इतने बड़े होते हैं, जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा जेड स्क्वायर में या साउथ एक्स में वो खुले थे पहले, अभी तो बंद हो गए, बिग बाजार, बहुत बड़े होते स्टोर होते हैं। तो बिग बाजार के बराबर वॉलमार्ट का छोटा सा एक कॉर्नर होता है, एक सेगमेंट होता है उनका उतना बड़ा, और वहां सुई से लेके जेसीबी तक बिकती है। आप बुलडोजर खरीद लो जाके, आपको जीप खरीदनी है, थार खरीदनी है, कार खरीदनी है, बाइक खरीदनी है, सब मिल जाएगा वहां पे, हर एक चीज आपको मिल जाएगी। ऐसे आइकिया फर्नीचर की बहुत बड़ी चेन है ये, उसको अलाउ कर दिया है। वो क्या करती है, अगर जिस शहर में जाएगी तो बाकी फर्नीचर बिकना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना सस्ता बेचते हैं वो, इतना बल्क में, उनके डिज़ाइन इतने इनोवेटिव होते हैं, लाइट वेट होता है, आधे रेट पे बिकता है, इजी टू असेंबल होता है, डिटैच कर लो, अटैच कर लो, कहीं जाना है हटा के फिर से दूसरी जगह पहुंचा दो, फिर वहां से आएगा, फिर अटैच करके जोड़ के रख लो। तो ये सब सारी चीजें देंगे तो बाकी सारे दुकानदार क्या करेंगे, बाकी फर्नीचर बना, कानपुर में इतना बड़ा मार्केट है फर्नीचर का, आइकिया खुल जाएगा तो कौन जाएगा उनके पास, सब आइकिया से खरीद लेंगे। यहाँ वॉलमार्ट खुल जाएगा तो बाकी सारी दुकान ही बंद हो जाएंगी, रिलायंस से भी लॉस हो रहा है अभी। तो यानी कि हमें जस्टिस एंड फेयर प्ले देना है, तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बाकी सारे लोगों की। कि एथिक्स का मतलब क्या है, एथिकल प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर हम एक बड़ी कंपनी है तो हम छोटी मछली को खाएंगे नहीं, उसको भी थोड़ा खेलने का मौका मिलना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए बराबर का, ठीक है। बट यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है, तो ये प्रिंसिपल यही कह रहा है कि हमें फेयर प्ले करना है, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है। जैसे कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, कोल्ड ड्रिंक बनाती है, तो उसने क्या किया, दूसरी कंपनी के सारे बोतल ही क्रश करा दिए, मार्केट से खरीदे, तोड़ दिया उनको बुलडोजर के नीचे डाल के। तो इससे क्या हुआ, उनकी सप्लाई रुक गई तो मार्केट ही खत्म हो गया। अब वो जब तक नई बोतलें मंगाएंगे, खरीदेंगे, फिर प्रॉपर करेंगे, तो हमें अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं करनी है। हम लोग रिलायंस के बारे में बात कर रहे थे, तो उसके एक बार समझ लेते हैं। देखिए, इंडिया एक फ्री इकॉनमी है, हम लोग अब मिक्स इकॉनमी शायद नहीं रहे, हम वी आर टेंडिंग टूवर्ड्स मॉडर्न फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म। हम लोग मॉडर्न फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट वॉच डॉग का काम करती है, रेगुलेटर का काम करती है, बाकी सारे लोग फ्री हैं अपने हिसाब से अपनी ब्रेड एंड बटर अर्न करने के लिए। देखिए, फ्री इकॉनमी में क्या होता है, अब जैसे चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, तो वहाँ पे जैक मा बहुत उछल रहे थे, या वो जो IPO लेके आ रहे थे, वो अगर ले आते तो शायद वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाते। लेकिन चाइना में सी जिनपिंग को और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जो वहाँ की पार्टी है, उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, ठीक है, कि कोई इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा कि प्रेसिडेंट से ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, सी जिनपिंग से ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। चाइना से ज़्यादा लोग जैकमा को लोग मानते थे, जैकमा बहुत एथिकल है, बहुत अच्छा उनकी इमेज बहुत अच्छी है। चाइना की इमेज बहुत ख़राब है और जैकमा की इमेज वर्ल्ड में बहुत अच्छी बनी हुई है। उनको इवन
एंटरप्रेन्योर्स की माँ भी बोलते थे कि जैक मा स्टार्टअप्स, ठीक है, बहुत पहले उन्होंने स्टार्ट किया था, वहाँ पे उन चीज़ों को क्रश कर दिया गया। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एशिया में इंडिया से बड़ी इकॉनमी कौन कौन है? जापान एंड चाइना। जापान की इकॉनमी $5 ट्रिलियन की है और चाइना की 20-25 ट्रिलियन डॉलर की है, इंडिया की सिर्फ $3 ट्रिलियन की है। तो अगर यहाँ से 5-6 गुना ज़्यादा बड़ी इकॉनमी किसी की है, जापान की और चाइना की, तो बिलियनर तो वहीं से होना चाहिए। इंडिया से कैसे है? जापान का और चाइना का तो कोई टॉप 5 में है नहीं, इंडिया के दो है। जापान तो कैपिटलिस्ट कंट्री है, नहीं है, जापान कैपिटलिस्ट कंट्री है, कैपिटलिज्म है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे एज नहीं है। यहाँ पे कुछ अनड्यू एडवांटेज ले लिए, या फिर आप ये मान लो कि वहाँ पे की जो मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है। जापान में टोयोटा भी है, जापान में होंडा भी है, जापान में सुजुकी भी है, और भी बहुत सारी कंपनियां होंगी जिनका नाम, मित्सुबिशी भी वहीं की है, वो भी बहुत बढ़िया कंपनी है। ये तो 4 ऑटोमोबाइल्स कंपनी है जिनके नाम मुझे पता है, इसके अलावा भी बहुत सारी और होंगी जिनके नाम मुझे नहीं पता है, ठीक है। पैनासोनिक भी है और बहुत सारी कंपनियां, तोशिबा, पैनासोनिक, पता नहीं कितनी कंपनियां हैं। तो ये सारी की सारी कंपनियां, अब इसमें से कोई एक का मालिक बिलियनर नहीं है, क्योंकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, इक्वल तरीके से कॉम्पीट कर रहे हैं, आपस में कॉम्पीट कर रहे हैं, और सारी कंपनियां अच्छा कर रही हैं। होंडा भी अच्छा कर रही है, सुजुकी भी अच्छा कर रही है, मित्सुबिशी भी बहुत अच्छा कर रही है, और टोयोटा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा कर रही है। टोयोटा तो दुनिया में सबसे ज़्यादा कारें बना रही है, सबसे ज़्यादा कार बनाने वाली कंपनी, गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी टोयोटा। और टोयोटा की गाड़ी मतलब बाइक, जैसे बाइक्स में स्प्लेंडर मेंटेनेंस फ्री, अमर गाड़ी, उसी तरह से टोयोटा की गाड़ी। अगर आपने इनोवा या फॉर्च्यूनर इस तरह की गाड़ियाँ खरीद ली, जैसे क्वालिस आती थी एक पहले, ठीक है, तो ये अमर गाड़ियाँ हैं, उसमें मेंटेनेंस कुछ होता ही नहीं है, इतनी बढ़िया क्वालिटी की। क्यों? क्योंकि ये सब कंपनियां, BMW हो गया, टोयोटा हो गया, ये सब कंपनियां सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले फाइटर प्लेन, टैंक, बैटल टैंक, युद्ध की सामग्री बनाती थी। तो वो उनकी इंजीनियरिंग और क्वालिटी इतनी सुपीरियर है, और वो एथिकली काम कर रहे हैं। वही चीज़ उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दी पैसेंजर व्हीकल में भी, कॉमर्शियल व्हीकल्स में भी, तो उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इंडिया में क्या है कि कुछ अनड्यू एडवांटेज मिल जाते हैं कुछ लोगों को, कुछ कंपनियों के क्या है, शेयर तब भागते हैं जब उस कंपनी की गवर्नमेंट आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जेपी एसोसिएट के शेयर, उनका कनेक्शन बसपा से माना जाता है, तो शेयर बहुत बढ़ता है। सुब्रतो राय सहारा को एडवांटेज मिलता था जब सपा की गवर्नमेंट होती थी। अंबानी अडानी के शेयर तब बढ़ते हैं जब बीजेपी की गवर्नमेंट आती है। किसी एक पॉलिटिशियन के शेयर तब बढ़ते होंगे जब हो सकता है कांग्रेस का कोई लीडर बनता हो। तो हर एक पार्टियों ने कुछ कुछ कॉर्पोरेट ग्रुप से टाई अप कर रखे हैं एक तरह से, अब कर रखे हैं नहीं कर रखे हैं मुझे नहीं पता, ठीक है, बट लेकिन जैसे ही वो गवर्नमेंट बनती है उनके शेयर बढ़ने लगते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा ही कहीं ना कहीं से। तो ये अनफेयर एडवांटेज, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। ये पॉइंट यही कह रहा है चौथा प्रिंसिपल, कि आपको जस्टिस एंड फेयर प्ले करना है, किसी को एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं देना। ओपन इकोनॉमी कर दीजिए, रेगुलेट कर दीजिए, अब बाकी उनको आपस में कॉम्पीट करने दीजिए, जो अच्छा करेगा वो जीतेगा। आपको किसी एक पर्टिकुलर का फेवर नहीं करना है। ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया CCIL, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, CCIL क्या करता है? CCIL ये देखता है कि कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही है, एक्स्ट्रा एडवांटेज तो नहीं ले रहा है। लेकिन रिलायंस के ऊपर जब जियो ने साल भर फ्री में डेटा दिया, तो एयरटेल ने कंप्लेन किया, वोडाफोन ने कंप्लेन किया, इवन हो सकता है BSNL को भी बहुत नुकसान हुआ उसकी वजह से, BSNL भी खत्म हो गया, वोडाफोन की भी बिल्कुल कमर टूट गई, बाकी 20-25 कंपनियां तो गायब ही हो गई, टेलीकॉम कंपनियां घाटा खा के। 1 साल तक फ्री प्रोडक्ट बांटना कहीं से जस्टिफाइड नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको रोका नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा भाई कोई फ्री प्रोडक्ट दे रहा है तो हम क्या करें। लेकिन एक तरह से वो भी कॉम्पिटिशन के अगेंस्ट है। भाई बाकी सारे लोग तो जो काम कर रहे हैं तो उसमें कुछ पैसा लगता है ना, एम्प्लॉय की सैलरी देनी है, उन्होंने टेलीकॉम से, उनके पास इतना पैसा था, तो उन्होंने कैश बर्न करके सारा मार्केट कैप्चर कर लिया, अब वो नंबर 1 कंपनी बन गए। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा जस्टिफाइड नहीं लगता है। कस्टमर को फायदा हुआ, गवर्नमेंट को भी हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम ये किया कि वोडाफोन आइडिया मर रही थी तो उसको बचा लिया, मतलब उन्होंने ड्यूओपोली नहीं होने दी एयरटेल और जियो की। तो यानी कि इससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट का इंटेंशन भी बहुत खराब नहीं है। BSNL को भी खत्म नहीं कर रही है, चाहे तो BSNL को खत्म कर दे, BSNL भी चल रहा है, MTS भी चल रहा है, MTNL भी चल रहा है,
और वोडाफोन आइडिया भी चल रहा है, गवर्नमेंट उसको चलने दे रही है। तो इससे यानी कि मतलब कंपटीशन रहना चाहिए मार्केट में। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो फिर कस्टमर नहीं जीत पाएगा। कस्टमर इसीलिए जीत रहा है कि कंपटीशन है मार्केट में। देखिए फिर से वही बात है कि दुनिया के करोड़ों यूजर्स के, अरबों यूजर्स के लिए, ट्रिलियंस ऑफ यूजर्स के लिए गूगल वरदान है। क्योंकि अगर गूगल नहीं होता तो हम लोग जितनी भी नॉलेज यूट्यूब से लेते हैं, गूगल के प्लेटफॉर्म से लेते हैं, गूगल मेल का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग बहुत पिछड़े होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट हमें फ्री में विंडो चलाने देता है, 80-90% लोग पायरेटेड विंडो चलाते हैं। तो आप पहले ये बताइए, आप लोग मतलब यूजर्स एथिकल हैं क्या? कौन पैसे दे के विंडो खरीद के चलाता है? उसमें लिख के आता है पायरेटेड वर्जन एक्टिवेट करिए। MS ऑफिस कितने लोगों ने खरीदा है? 6,000-7,000 रुपये का किसी ने खरीदा है? इसका मतलब ये है कि वो सेवा दे रहा है। तो हाँ, अब सेवा दे रहा है तो कहीं ना कहीं से कॉमर्शियल एक्टिविटी भी कर रहा है, तो वो आपका डेटा ब्रीच कर रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन गवर्नमेंट का काम है, रेगुलेटर का काम है कि कंट्रोल कर लेगा तो हो जाएगा। वो अपनी ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता। गवर्नमेंट कह देगी कि ये नहीं करना है तो नहीं करेगा। यूरोप में भी ऐसा हो गया है कुछ, ठीक है, कि कुछ बोल दिया गया कि ऐसे इस तरह की ये नहीं करना है। जैसे इंडिया में चाइनीज़ ऐप सब बैन कर दिए, टिकटॉक विकटॉक बंद कर दिया। तो अगर उनसे कहा गया था कि भैया अपना डेटा यहीं से स्टोर करो, वो कह रहे चाइना में स्टोर करेंगे। उनका चाइना में स्टोर करोगे तो भाग जाओ। तो गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल है, वो चाहे तो ठीक कर सकती है। हाँ, अब गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो अगर करप्ट हो जाएंगे, वो उनसे पैसे लेके ब्राइबरी करके काम करेंगे तो फिर अलग बात है। तो ये जो कंपनियां हैं इनको ये मिसबिहेव नहीं कर सकती हैं। अगर मेटा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप, मार्क जुकरबर्ग की जो मेटा बनाती है, ये भी बहुत इस तरह की चीज़ें करती है। एप्पल भी करता है, डेटा स्टोर करता है। तो गवर्नमेंट अगर उसको रेगुलेट कर दे, बोल दे कि ऐसा नहीं करना है, ट्विटर के पास भी डेटा होता है काफ़ी, तो ये सब कंपनियों का कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है। तो अगर वो उसको मैनिपुलेट कर दे, रेगुलेट कर दे, तो फिर कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर ये लेक्चर हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टर्न पे इसको आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे।